गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अर्थशास्त्र क्लासेस की ओर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 12 इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए चैप्टर नंबर 8 लागत की अवधारणा आरबीएससी बोर्ड। मैं अरविंद जारवाल आपके पास एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ फिर वापस से प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 8 के ऊपर कुछ स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 में जो लागत है, जो कॉस्ट है, उसके में कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें लागत के जो प्रकार हैं उनके ऊपर अध्ययन करेंगे। इनमें लागत की डेफिनेशन पढ़ेंगे, लागत कितने प्रकार की होती है हम उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि लागत मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: सामाजिक लागत, अवसर लागत और मौद्रिक लागत। फिर हम इसमें लागतों में अंतर स्पष्ट करेंगे, स्पष्ट लागत क्या होती है और अस्पष्ट लागत क्या होती है। इसके बाद लागत टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लागत जो कॉस्ट है वो कितने टाइप्स की होती है, वो 2 टाइप्स की होती है। एक लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो कॉस्ट है वो 7 टाइप्स की होती है और हम उन 7 टाइप्स की कॉस्ट के ऊपर यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने दोस्तों चैप्टर नंबर 7 में हमने प्रोडक्शन पढ़ा था, उत्पादन पढ़ा था, और वहां पर मैंने 2 वीडियो के साथ पूरे चैप्टर को क्लियर किया, शॉर्ट में क्लियर किया और लगभग सारा कवर हो गया उसके अंदर। आज भी इस वीडियो के अंदर मैं लगभग 50% जो पार्ट है उसका यहाँ पर कंप्लीट कर दे दूंगा, और इसके अगले पार्ट में हम चैप्टर नंबर 8 का बचा हुआ पार्ट आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज के वीडियो के अंदर लागत की डेफिनेशन, कॉस्ट क्या है, देखते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट किसे कहते हैं, लागत किसे कहते हैं। ये सभी जानते हो, जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं या उसको तैयार किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर कुछ खर्चा आता है, कुछ पैसा लगाया जाता है, कुछ पूंजी लगाई जाती है। उसमें फर्म द्वारा अपने उत्पादन को तैयार करने में प्रयुक्त आगतों पर जो खर्चा किया जाता है, जो व्यय किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लागत कहते हैं या कॉस्ट कहते हैं। और कॉस्ट जो लागत होती है, अगर वो टोटल प्रोडक्शन से ज्यादा लग जाए तो कहीं ना कहीं फर्म को लॉस होता है, और अगर वो कम लगे तो कहीं ना कहीं फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों लागत को हम दूसरे डेफिनेशन यहाँ पर शो कर सकते हैं, आपके सामने प्रेजेंट हो रही है स्लाइड पर। किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल से लेकर उसे बेचने तक का जो भी खर्चा आता है, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर उसको सेल करने तक जो भी इस पे खर्चा आता है, जो भी हम कहते हैं कि जो भी इस पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लागत कहते हैं, मतलब कॉस्ट कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए जैसे कच्चे माल पर व्यय, मशीनों पर व्यय, मजदूरी पर व्यय एंड एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर दोस्तों जिस चीज पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को बनाने पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो उस वस्तु क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर लागत को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हम पढ़ते हैं सोशल कॉस्ट पढ़ते हैं, सामाजिक लागत क्या होती है। सिंपल सी डेफिनेशन में मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं कि सामाजिक लागत वो लागत कहलाती है जिसमें सभी प्रकार के कष्ट और त्याग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जो समाज में हम वहन करते हैं, जो समाज में हम झेलते हैं, वो सभी चीजें इसमें क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है, और इसलिए हम इसको सामाजिक लागत के नाम से जानते हैं। दोस्तों जैसे सामाजिक लागत के अंदर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पोल्यूशन हो जाता है, धुआं हो जाता है, शोरगुल हो जाता है, ठीक है, और इसके अलावा भी हम और पोल्यूशन इसमें शामिल करते हैं। तो सेकंड नंबर की जो लागत है वो है अवसर लागत। अवसर लागत सब अच्छे से जानते हो, पहले भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, और इसके पहले भी हम इस कॉस्ट के ऊपर 11th क्लास के अंदर में हमने डिस्कस कर लिया है कुछ चैप्टर्स के अंदर कि वास्तव में अवसर क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं अवसर लागत को बिल्कुल आपके सामने 0 लेवल से प्रेजेंट करूंगा। किसी भी उत्पादन के साधन को एक उपयोग में बनाए रखने के लिए, किसी भी उत्पादन के साधन को प्रयोग में बनाए रखने के लिए उतनी न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में अवश्य चुकानी पड़ती है जितनी वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोगों से अर्जित कर सकता हो। तो यही वह उस वस्तु की क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। फिर रिपीट कर देना दोस्तों, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी डीपली सी लग रही है आपको, लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसको बनाया हुआ है, और ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स दिलाएगी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। कि किसी भी उत्पादन के साधन को एक बार उपयोग में बनाए रखने के लिए, या कहते हैं प्रयोग में बनाए रखने के लिए, उतनी न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में हम अवश्य चुकाते हैं। मतलब उसको बनाने में जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, जितनी वह सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग से अर्जित कर सकता है, और यही वह उस वस्तु की क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। जैसे एग्जांपल में मैं आपके सामने एक फॉर्मूला देता हूं कि अवसर लागत फॉर्मूला, वर्तमान की आय जो है, वर्तमान प्रेजेंट में जो इनकम है, यदि उसमें से हम वैकल्पिक आय को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारी क्या प्राप्त हो जाती है, अवसर लागत प्राप्त हो जाती है। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मौद्रिक लागत। ठीक है, मॉनेटरी कॉस्ट क्या होती है, मौद्रिक लागत किसे कहते हैं। अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, ठीक है, या उस जिस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है,
उसे उस वस्तु की मॉनेटरी कॉस्ट बोला जाता है, उसे उस वस्तु की मौद्रिक लागत बोलते हैं। या किसी भी उत्पाद को, निर्गत को तैयार करने में जो कुछ भी नगद रूप में हम उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं या जो भी हम पैसा उस पर लगा रहे हैं वह उस वस्तु की मौद्रिक मौद्रिक लागत कहलाती है, जो कहीं ना कहीं अवसर लागत से जुड़ी हुई। लेकिन यहाँ पर हम मौद्रिक मॉनेटरी कॉस्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अवसर का हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि अवसर लागत जैसा ही ये डेफिनेशन हम यहाँ पर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे भूमि पर हम लगान देते हैं, श्रमिक को हम मजदूरी देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, लैंड के बदले हम लगान देते हैं, उद्यमी को हम प्रॉफिट देते हैं, लाभ देते हैं, पूंजी के बदले हम इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं, प्रबंधक को क्या मिलता है, वेतन मिलता है। ये इसका एग्जाम्पल है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। कहते हैं जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो जरूर इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर यहां से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। ठीक है, कि मॉनेटरी कॉस्ट की कोई एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है, या कोई दो एग्जांपल दीजिए। अगला दोस्तों, यहां पर मैं आपके सामने कंपेयर लेके आया हूं, तुलना करेंगे हम यहाँ पर व्यक्त और अव्यक्त लागतें क्या होती हैं या स्पष्ट और अस्पष्ट लागतें किसे कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में हम क्या कहते हैं, दोनों में कंपेयर को क्लियर कर देंगे या दोनों में अंतर आपको बता देंगे। जैसे स्पष्ट लागतें क्या होती है, जो वास्तव में एक फर्म द्वारा जो लेखे जोखे हैं, जो उसके हिसाब किताब है, वो इसमें क्या होती है, शामिल होती है। मतलब जो दिखाई देती हो, जिनको हम लेन देन करते समय हम उनको एंट्री करते हैं, वो जो कॉस्ट होती है वो लागतें कहलाती हैं स्पष्ट लागतें। जैसे कच्चे माल पर खर्च, जैसे कोई भी इंडस्ट्री से दोस्तों अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को बना रही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो क्या करती है, रॉ मटेरियल क्या करती है, इंपोर्ट करती है, तो उस पर जो पैसा वो लगा रही है, जो उस पर कॉस्ट लगा रही है, वो कहलाती है स्पष्ट लागतें। और दूसरा है दोस्तों अस्पष्ट लागतें। वे लागतें होती हैं दोस्तों जिस पर एक फर्म का जो लेखा जोखा है, जो हिसाब किताब है, वो इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें वो उन पैसों पर खुद पर खर्च करता है, स्वयं पर खर्च करता है, और उन पैसों पर कभी भी हम हिसाब किताब में नहीं शामिल करते। जैसे स्वयं की पूंजी, खुद के द्वारा कमाया हुआ पैसा, स्वयं का मूल्य, फर्नीचर आदि पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसको कभी भी हिसाब किताब में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए एक बार पैसा खर्च होता है, बार बार उस पर हिसाब किताब नहीं होता। दोस्तों अगली जो हम लागतें पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, इस पर थोड़ा ध्यान दें। अल्पकालीन लागतें, शॉर्ट टाइम पीरियड की जो कॉस्ट है वो कितने प्रकार की होती है, या शॉर्ट टाइम पीरियड क्या होता है, हम इसको चैप्टर नंबर 6 में मैं आपको समझा चुका हूं, कहते हैं आपको बता चुका हूं, और मैंने वहां पर आपको इसके बारे में चर्चा भी की थी। शॉर्ट टाइम पीरियड का मतलब होता है जहां पर टाइम पीरियड बहुत कम हो, और टाइम पीरियड कम होने के कारण कुछ रिसोर्सेज तो वेरिएबल होते हैं, कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि वास्तव में इनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो बेटा शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो कॉस्ट होती है 7 टाइप्स की होती है, 7 प्रकार की होती है, और 7 टाइप्स में हम यहां पर एक एक कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उनके जो पॉइंट्स है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अल्पकाल में समय अवधि बहुत कम होती है, और इस कम समय अवधि के अंतर्गत का कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस बात को सुन सकते हैं। जो गुड्स हैं, ठीक है, सम गुड्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और कुछ कैसी होती है, वेरिएबल होती है। यहां पर हम अल्पकाल में जो लागत है वो 7 प्रकार की होती है, या कह सकते हैं इनको 7 भागों में बांटा गया है। जो 7 टाइप्स हैं, दोनों लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, यहां पर इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम TFC बोलते हैं। सेकंड है कुल परिवर्ती लागत या परिवर्तनशील लागत, जिसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। थर्ड है कुल लागत, जिसको हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं। फोर्थ है औसत स्थिर लागत, जिसको हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्ती लागत, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, और मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। दोस्तों हम यहां पर जो आपके सामने ये जो मार्जिनल कॉस्ट आपको दिखाई दे रही है, यहां पर हम इसको SMC भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, SMC, क्योंकि हम S को यूज करेंगे दोस्तों, किसके लिए यूज करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करेंगे, क्योंकि शॉर्ट पीरियड पढ़ रहे हैं। और AC को हम SAC बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी कैसे दोस्तों, शॉर्ट। मैं फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि मैंने दोनों टॉपिक से ध्यान लगाया है, क्योंकि यहां पर दोनों में संबंध पूछे जाते हैं। AC और MC में रिलेशनशिप बताइए, SAC व SMC में दोनों में संबंध बताइए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों पर ज्यादा फोकस किया है। चलो अब एक एक करके दोस्तों इनके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC क्या होती है। देखें,
फर्म द्वारा स्थिर साधनों पर जो भी खर्चा किया जा रहा है उसे हम कुल स्थिर लागत कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन आपके सामने दोस्तों मैंने बताई है। एग्जाम के अंदर ये डेफिनेशन आप लिख के आते तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हालांकि आपके बुक के अंदर डेफिनेशन थोड़ी घुमा कर दे रखी है, गाइड्स के अंदर, आरबीडी के अंदर, डेस्कवर्क के अंदर जो डेफिनेशन थोड़ी अजीब सी आपको लगेगी, लेकिन आप इस डेफिनेशन को अगर यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप भवन पर ऐसा खर्च करते हो, आप स्थायी कर्मचारी का वेतन जो है उस पर हर महीने हम मंथली सैलरी जो पाते हैं, गवर्नमेंट हम पर क्या कर रही है, स्थायी पैसा खर्च कर रही है। ठीक है दोस्तों। सेकंड है हमारा कुल परिवर्ती लागत, या कह सकते हैं कुल परिवर्तनशील लागत बोलते हैं इसको। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो सकते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन भी सेम ऊपर वाली डेफिनेशन जैसी ही है दोस्तों। फर्म द्वारा परिवर्तनशील साधनों पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसे कुल परिवर्ती लागत कहते हैं। जैसे थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं कुल लागत, टोटल कॉस्ट। दोस्तों अब यहां से फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं। कुल लागत निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को एडिशन कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो हमें प्राप्त होती है कुल लागत। तो फर्म द्वारा अल्पकाल में कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागतों पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह उस वस्तु की कुल लागत कहलाती है। सूत्र है टीसी इक्वल टीएफसी प्लस टीवीसी। अगला है दोस्तों चौथे नंबर पर है औसत स्थिर लागत, एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत यदि कुल स्थिर लागतों में उत्पादन की मात्रा का भाग दे दिया जाए तो जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे औसत स्थिर लागत कहते हैं। दोस्तों आपको अगर शुरू की तीन जो डेफिनेशन है वो याद हो जाती है और आपको तीनों के जो डेफिनेशन के अलावा आपको इनके फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो लास्ट की जो फोर जो डेफिनेशन है वो इसलिए आपको तीन से आप कंपेयर कर उनको याद कर सकते हो। जैसे औसत स्थिर लागत, तो कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग दे रहे हैं तो एएफसी प्राप्त हो रहा है, मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। एक नोट जरूर याद रखना दोस्तों कि एएफसी वक्र का जो आकार है अति परवलयाकार या आयताकार हाइपरबोला होता है। आप थोड़ा कंफ्यूजन में हो गए आप दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैं चैप्टर नंबर 4 में मांग की लोच में मैं आपको बता चुका हूं कि ईपी इक्वल 1, जब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है तो उस समय भी मांग की लोच का उस समय जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, हाइपरबोला होता है। लेकिन यहां पर दोस्तों क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि किस लागत वक्र का जो कर्व है वो हाइपरबोला होता है, तो आपको याद रखना है वो एएफसी जो वक्र है उसका जो कर्व है वो कैसा होता है, हाइपरबोला होता है, आयताकार होता है। ठीक है, या परवलयाकार के नाम से उसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों प्री बोर्ड में पूछा हुआ है। अगला हमारा है औसत परिवर्तित लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दोस्तों यदि हम टीवीसी में क्वांटिटी डिवाइड कर दें, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड बाय द क्वांटिटी एंड द एबीसी आपको जरूर प्राप्त होगा। तो यदि कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग दे दिया जाए तो जो भी प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहा है वह कहलाता है औसत परिवर्तित लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल सी डेफिनेशन दोस्तों, फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्योंकि फॉर्मूले के बिना आप डेफिनेशन तो पढ़ सकते हो लेकिन कहीं ना कहीं आप टेबल को कंप्लीट नहीं कर सकते। और फिर 6 पोजीशन पर है एवरेज कॉस्ट। तो इसकी दोस्तों 2 डेफिनेशन बनती है, आपको जो भी डेफिनेशन याद हो आप याद कर सकते हो। सिंपल से डेफिनेशन में आपके सामने यदि कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग दे दिया जाए तो जो प्रतिफल प्राप्त हो रहा है उसे औसत लागत कहते हैं, या फिर आप एएफसी और एबीसी को एडिशन कर सकते हो, उन दोनों को जोड़ सकते हो और जोड़ने पर क्या प्राप्त होगी, आपको एवरेज कॉस्ट प्राप्त होगी, औसत लागत प्राप्त होगी। दोस्तों हमारी लास्ट जो डेफिनेशन बची हुआ मार्जिनल कॉस्ट, ये सबसे मेन है क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये आपको समझ में आगे समझ लो आपको अगले चैप्टर को और अच्छे से क्लियर कर सकते हो जहां पर हम आगम पढ़ेंगे। इसके अंदर दोस्तों सीमांत लागत में अल्पकाल में एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की इकाई का अधिक उत्पादन करने से कुल उत्पादन में जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसे हम सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर सूत्र आपके सामने एसएमसी इक्वल डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। याद होगा आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने यूटिलिटी के ऊपर डिस्कस किया था जिसमें टी और एमयू पढ़ा था, याद होगा। तो सेम एमयू की डेफिनेशन जैसे हमने आपको बताई थी, सेम आपको यहाँ पर टीयू की डेफिनेशन जैसे आपको बताई थी, सेम आपको यहाँ पर एमसी की डेफिनेशन याद रखनी है। वहां पर टीयू मैंने आपको बताया था कि टीयू जब दिया हुआ है, एमयू अगर निकाला जा रहा है तो आपको डेल्टा लगा देना है बस। तो यहां पर बेटा आपको डेल्टा का यूज करना है। डेल्टा मतलब चेंजिंग, चेंजेबल है मतलब परिवर्तनशील, ठीक है। तो एमसी का जो फॉर्मूला बनता है टीसी अपॉन क्यू के आगे आप डेल्टा लगाओगे तो कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप डेफिनेशन इस प्रकार भी दे सकते हो कि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने से यदि कुल उत्पादन में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह उस वस्तु की सीमांत लागत कहलाती है। दोस्तों इसको मैं एक
टेबल के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम एक टेबल आपके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। ये टेबल जो बच्चा निकालना सीख गया, सिंपल से टेबल है, बस आपको सूत्रों को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि सूत्र आपके अगर कंप्लीट हो जाते हैं, टेबल आपकी नॉर्मली कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों TFC दिया हुआ होगा, टोटल फिक्स जो कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स्ड ही होता है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर, चाहे 20 हो, 30 हो, 40 हो, 10 हो। लेकिन TVC आपको दोस्तों दिया हुआ होगा, तो आपको TC निकालना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर TC निकालने के लिए आपको TVC और TC में क्या करना है, एडिशन करना है, दोनों को जोड़ना है। जोड़ दोगे तो सिंपल सी बात है, आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये जो एग्जांपल जो आपके सामने है, सेम एग्जांपल 2019 के एग्जाम पेपर में पूछा गया था। ठीक है, टेबल आपसे पूछी गई थी। उम्मीद करता हूं इस बार भी हो सकता है टेबल रिपीट हो जाए, क्योंकि इस साल के एग्जाम के अंदर तो टेबल नहीं पूछी गई, लेकिन एक टेबल पूछी जरूर जाती है, कंप्लीट कराई जाती है। इस साल जो प्रोडक्शन की टेबल दी हुई थी, सिंपल सी टेबल दी थी और सभी बच्चों ने उसको इजीली रूप से कर दिया था। तो दोस्तों TC निकालने के लिए आपके सामने सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी TC की, बस आपको याद रखना है कि TVC और TFC को आपको जोड़ देना। दोस्तों AFC निकालने का आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको दिया था, मैंने सूत्र जैसे बताया था, अभी हमने जस्ट ही पढ़ा है कि FC निकालने के लिए आपके सामने जो TFC दिया हुआ है दोस्तों, आपको TFC यहां लाना है। मतलब आपको याद रखना है कि यहां पर देखो TFC और AFC, बस यहां पर A मतलब एवरेज है, लास्ट का FC फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर भी है, फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर। तो आपको क्या करना है, एक ही जगह T को याद रखना है। बस T अगर आप यहां पर लिख देते हो और अपॉन में दोस्तों अगर आप क्वांटिटी कर देते हो तो आपका निकल जाता है AFC। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहां पर आपके सामने दिया हुआ है, आप डिवाइड करना सभी को आता है, जो स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं तो सिंपल से आप डिवाइड कर सकते हो। ऐसे दोस्तों ABC अगर निकालना है तो वेरिएबल कॉस्ट पीछे है, यहां भी वेरिएबल कॉस्ट पीछे है, बस आपको ये TVC को यहां लाना है। बस आपको TVC यहां लाना है दोस्तों। TVC आप यहां लेके आओगे तो आप अपोन में बस क्वांटिटी कर दो। जैसे आप अपोन में क्वांटिटी करोगे आपका क्या निकल जाएगा, ABC निकल जाएगा। ठीक है, और SCC निकालने दोस्तों मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। या तो आप थर्ड पोजीशन पे जो TC है उसको आप यहां ले आओ, और TC को अगर दोस्तों आप यहां पर रखते हो और अपोन में क्वांटिटी करते हो, ठीक है, दोस्तों जो TC अपॉन Q करेंगे तो इससे हमारा क्या निकलेगा, एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, और अब SMC की बात करते हैं दोस्तों। SMC के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो आगे शॉर्ट लगा हुआ है, अल्पकालीन है, और इसके बाद है मार्जिनल। दोस्तों जब जब SMC निकलवाए तब तक आपको याद रखना है, जो TC दिया हुआ है TC आपको यहां रखना है दोस्तों, और TC यहां रखकर अपॉन में आपको Q करना है। बस याद रखना है, M आगे है, मार्जिनल पूछा है तो आपको डेल्टा को यूज करना है बस। ठीक है, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q आप करोगे तो आपका SMC निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान देना। TC पहले प्रारंभ में तेजी से बढ़ता है, दिख रहा है ना, फिर स्लोली बढ़ रहा है। SMC देखो दोस्तों, प्रारंभ में बढ़ता है, फिर कैसे हो रहा है, घट रहा है। ये हमेशा याद रखना, तभी तो बोलते हैं जब SMC बढ़ता है तो बढ़ने की बारी आती तो तेजी से बढ़ता है, और घटने की बारी तो तेजी से घटता है। ऐसे TC भी प्रारंभ में तेजी से बढ़ता है, फिर स्लोली बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है। तो दोस्तों ये टेबल का कंप्लीट की। एग्जाम के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो टेबल के अंदर कुछ जो बीच में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स नहीं आते हैं, गायब रहते हैं, बस आपको फिल करने होते हैं। तो इसलिए 4 मार्क्स की टेबल आती है। उम्मीद करता हूं टेबल आपको जरूर समझ में आई होगी। वीडियो को थोड़ा स्लो करके जरूर देखिए, स्लो करके आप देखोगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। और जो स्टूडेंट समझ चुके हैं तो एक बार स्पीडली 2-3 बार इसको रिवाइज कर लो, वीडियो को चला के सुन लो, बस नॉर्मल से आपको याद हो जाएगा। और हो सके तो आपका नोट्स बना सकते हो। आप नोट्स बनाओगे तो आपको गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, तो उम्मीद करता हूं आपका बिल्कुल ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे, चैप्टर नंबर 8 के साथ ही मिलेंगे। थैंक यू।